मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे भाग्य उदय और एक प्रबल पितृदोष के ऊपर। दर्शकों, मैं हमेशा आप लोगों को मैं बताता हूं कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, एक आधी प्रॉब्लम, तो पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता। जिसको कोई प्रॉब्लम है, शादी है, व्यवसाय है या शिक्षा है, कुछ भी हो, या बीमारी है, कुछ भी हो, एक आधी प्रॉब्लम जिसको आपको या आपके बच्चे को किसी को भी हो रही है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा, जरूर करूंगा, क्योंकि मैं तो डेली बनाता हूं, तो मुझे कहां से आएगी? आप लोगों के द्वारा ही आएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, ऋषि ज्योतिष आप लोगों की प्रॉब्लम को लेकर के, आपकी समस्याओं को लेकर के और वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता है, साथ में योग भी आते हैं। तो आज का मुख्य उद्देश्य है भाग्य उदय के संबंध में और प्रबल पितृदोष के संबंध में, प्रेत योग के संबंध में। तो विचार करेंगे क्या होता है। दर्शकों, मैंने पहले भी कई बार बताया और हमेशा हमारे पंडित जी या ज्योतिषाचार्य शास्त्रों का भी वर्णन आता है, पुरुष शास्त्र यानी कर्म और भाग्य का बहुत मेल है। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और आपको भाग्य साथ देता है तो आप चांद पर चढ़ जाते हैं। चांद पर मतलब में ऊंचाई में चढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं पर भी अगर एक चीज की कमी रह जाती है तो परेशानी आ जाती है। वो हमारी लगन कुंडली सबका बोध कराता है, लेकिन लगन कुंडली तो सभी का ही है। गहराई तक जाने से जो सूक्ष्म वर्ग है, षडवर्ग है, उसकी भी मदद लेनी पड़ती है। नवास है, हो रहा है, आदि है, वो उन सब का विश्लेषण यहां पर नहीं किया जा सकता वास्तविक कुंडली में, क्योंकि वो बहुत ही एक बड़ा समय वाली बात होती है। लेकिन भाग्य के बारे में क्या है? भाग्य ये आपकी कुंडली का खाका है, ये लगन का भाव है। चाहे कोई भी जातक की आपकी कुंडली हो, लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का भाव, वाणी का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घर के सुख माता का, पंचम भाव शिक्षा, संतान, बुद्धि, विवेक का, छठा रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी और रोजगार का, अष्टम भाव मृत्यु और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाग है। भाग्य भाव और धर्म भाव नवम भाव है। दसम भाव व्यवसाय में पिता के सुख में ऊंचाइयों पर ले जाने वाला। एकादश भाव आमदनी का। द्वादश भाव खर्च का, दंड का, कारागास का और खर्चे का और सहवा सुख का भाव है। आज हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं इस नवम भाव की, भाग्य भाव। हमने हमेशा पहले भी कुंडली में बताया है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश। लग्नेश कुंडली का संचालक है, पंचमेश और नवमेश वो उसके सहायक हैं। अगर ये तीन ग्रह कहीं पर शुभ स्थिति में हो तो अच्छा काम चल जाता है। वैसे तो दर्शकों, सभी ग्रहों का मेल चाहिए। जिस तरह से शरीर के सभी अंगों का अपना अपना महत्व है, तो इन सब 12 भावों का, नवग्रह का, सभी का अपना अपना महत्व है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कर्म भाव है तो ये भाग्य भाव है, तो इनका बड़ा मेल है। इनका मेल के बिना हमारा जीवन, क्योंकि हमको भगवान ने उतारा है, हमको फिर शादी भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, फिर काम भी चाहिए, काम के साथ उस काम में हमको सफलता भी चाहिए, सफलता दिलाने वाला, सहयोग देने वाला, ये नवम भाव भाग्य भाव है। आपके भाग्य भाव में, इस भाग्य भाव में अगर कोई ग्रह उच्च राशि में है, स्व राशि में है, मित्र क्षेत्रीय है, मूल त्रिकोण राशि में है, तो भाग्य अच्छा उदय होता है। अच्छा भाग्य के अवसर अच्छे मिल जाते हैं। या और कोई शुभ ग्रह हो तो भाग्य के अच्छे अवसर मिल जाते हैं, तो उसको हो जाता भाग्य अच्छा। लेकिन वहीं पर भाग्य से नीच राशि में हो, नीच नवास में हो, शत्रु राशि में हो, या भाग्य भाव में शत्रु ग्रह हो, पाप ग्रह से युक्त हो भाव ग्रह, और षडवर्ग में बलहीन हो, तो अपने भाग्य को जातक जीवन भर कोसता रहता है और कर्मों का फल पूर्ण रूप से उसको नहीं मिलता। चाहने पर भी बुरा होता है। जिंदगी भर एक खिलौना सा बन के रह जाता है।
गोचर में ग्रह आएगा, सोचेगा अभी होगा। दर्शकों, जहां गोचर का नाम लिया, मैं आपको गोचर का भी बता दूं। पहले लगन कुंडली है, अगर आपकी लगन कुंडली में बलवान ग्रह है तो ही गोचर में आपको शुभ बल देगा। अगर लगन कुंडली में ही आपकी शुभ ग्रह की स्थिति नहीं है तो गोचर में कितना भी शुभ आए आपको कुछ फल नहीं देगा, आंख मीच करके चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले है लगन कुंडली। लगन कुंडली की वो एक अलग बात है, इसकी कई सूक्ष्म कुंडलियां निकलती हैं। अकेली लगन कुंडली से नहीं, नवास भी चाहिए, होरा भी चाहिए, षडवर्ग में सब आ जाता है। तो उनका अध्ययन जब हम पत्रिका लिखते हैं तो उन सभी का अध्ययन करके लिखा जाता है। यहां पर हम आपको क्यों लगन कुंडली में सभी आता है, लगन कुंडली के विषय में बताते हैं। तो भाग्य की इस तरह की कंडीशन होती है, इस भाव में हो, इस भाव को देखने से भी हो। और अगर इस भाव का स्वामी अस्त हो जाता है और इस भाव में अशुभ प्रभाव होता है तो जिंदगी उसकी एक खिलौना सी बन जाती है। विचार करते हैं, ऐसा ही जातक के साथ कुछ हो रहा है। दूसरा है प्रबल पितृदोष। आपकी लगन की कुंडली कोई भी होने दो, यहां पर मीन राशि हो या धनु राशि हो, उसको बुध ग्रह का प्रभाव हो, कैसे भी हो, चाहे बुध अस्त हो, चाहे बुध या छठे भाव में हो या द्वादश भाव में हो, तो ऐसा जातक का जितना भी संघर्ष बनता है, हमारा शास्त्र ये बताता है कि ऐसे जातक के परिवार वालों ने इनके पूर्वजों का आदर सत्कार नहीं किया, उनके आक्रोश में आकर के इनकी पूरी दशा बिगड़ जाती है और उनका आक्रोश होता है, प्रबल पितृदोष आ जाता है। तो अगर आपके यहां द्वादश भाव में धनु राशि हो और मीन राशि हो कोई भी, और उसमें बुध चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, छठे भाव में सप्तम दृष्टि देगा, तो वह प्रबल पितृदोष आ जाता है। और जितना भी अशुभ घटित है वो पूर्वजों के, यानी हमारे जो दिवंगत हो गए हैं, जो हमारे पितृ जो दिवंगत के, उनके अशुभ प्रभाव से होता है, उनका आक्रोश बढ़ जाता है और ये बहुत बड़ा पितृदोष आ जाता है। तो इसी को लेकर के जातक की कुंडली पर हम विचार करते हैं ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो। कब होगा भाग्य उदय? जातक ने पूछा मेरा भाग्य उदय कब होगा? प्रबल पितृदोष है। पितृदोष भी मैंने आपको बता दिया और भाग्य के बारे में भी मैंने आधे से ज्यादा तो बता दिया। अभी इसी चीज को कुंडली में डाल करके जो वास्तविक कुंडली है उसमें देखते हैं, जो उस जातक की कुंडली आई है। 2 जनवरी 1997 कृष्ण पक्ष 8 फर्स्ट चरण 3 बुधवार को हुआ जन्म। जन्म के समय पर मकर लगन उद्भव, मकर लगन के 19 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में शनि 7 डिग्री 34 मिनट लेकर विराजमान, 7 में केतु 9-10 डिग्री जाता है। शनि पर राहु केतु का प्रभाव है और शनि लग्नेश है। नवम भाव में, जिसका कि हम भाग जिक्र कर रहे थे, मंगल 5 डिग्री 48 मिनट लेकर के विराजमान है, राहु 9-10 डिग्री लेकर के विराजमान है, चंद्रमा 18 डिग्री लेकर विराजमान है। जहां पर मंगल राहु का नारक योग बन गया और चंद्र और राहु का ग्रहण योग बन गया। नवम भाव में एक अखाड़ा बन गया कुश्ती लड़ने का इन पाप ग्रहों का, और चंद्रमा भी पिछा गया, भाव पीड़ित हो गया। एकादश भाव में शुक्र अच्छी स्थिति पर है। द्वादश भाव में सूर्य 17 डिग्री है और बुध 17 डिग्री लेकर के अस्त है, जैसे मैंने बताया। धनु राशि में है, पितरों का इनका आक्रोश है और वो भी सूर्य देव ने बुध कर लिया। सूर्य विष्णु भगवान का प्रतिनिधि है। दर्शकों, ये ग्रहों की स्थिति रही। मकर लगन वाले, इनके स्वामी शनिदेव हैं। इनका व्यक्तित्व थोड़ा सा रहस्यमय होता है, कोई कार्यक्रम इनका निश्चित नहीं होता, स्वभाव थोड़ा सा उग्र भी हो सकता है। इनका दांपत्य जीवन प्राय सुख नहीं माना जाता और अपना दोष सुनने को कभी तैयार नहीं होते। अड़ियल स्वभाव के होते हैं, जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया। पराक्रमी होते हैं, क्यों? लग्नेश मंगल, लग्नेश शनि पराक्रम भाव में पराक्रमी तो होगा, भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा। नीच दृष्टि शनि की दृष्टि यहां पर है, शिक्षा संतान में है, मिलने मिलेगी। और शनि भाग्य भाव को देख रहा है। शनि स्वयं पीड़ित है, भाग्य भाव यहां पीड़ित है। 1 2 3 4 5 ग्रहों का प्रभाव भाग्य भाव में है, स्थिति से और दृष्टि से, तो भाग्य भाव की धज्जियां उड़ गई है। शनि द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा और सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है। सूर्य के 17 डिग्री है, सूर्य शनि के 7 डिग्री है। शनि पहले से पीड़ित है, शनि के ऊपर पहले से बोझ है, पहले से तकलीफ है और एक तकलीफ देने वाला ग्रह है, वो भी लग्नेश, फिर सूर्य को देखेगा तो कहां से उसको भी पीड़ित करेगा।
तो ये शनि का अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जैसे अष्टम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में है, खर्चे से परेशान, पेट के विकार होंगे, शत्रु पक्ष में प्रभावी होगा, सप्तम दृष्टि से देख रहा है, नेत्र रोग होंगे और सहवास सुख में कमी का कारण बनेगा क्योंकि सूर्य भी आ गया, बुध अस्त हो गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सप्तमेश है, सप्तमेश चंद्रमा अष्टम भाव नवम भाव में है। दर्शकों, चंद्रमा अगर सप्तमेश नवम भाव में हो और पीड़ित हो तो ऐसा जातक स्वयं असामाजिक कार्य कर सकता है, उसमें कामुकता अधिक आ जाती है कि उस सप्तम भाव का, और वो पथ भ्रष्ट भी हो सकता है। ऐसा जातक का कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पथ भ्रष्ट भी हो सकता है क्यों पीड़ित है। चंद्रमा कोई पीड़ित कर दिया, चंद्रमा मन का है, वो भ्रमित कर देता है। राहु भ्रम पैदा करने वाला था, चंद्रमा को भ्रमित कर देगा, और सप्तमेश है चंद्रमा, उसको स्वयं को पीड़ित करेगा, और यह पीड़ित प्रभाव लगन पर जाएगा, हम बाद में बताएंगे। तो ऐसा जातक हो जाता है। बात करें मंगल की। मंगल दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। मंगल पर राहु का प्रभाव है और गुरु द्वादश भाव का स्वामी है। गुरु नीच दृष्टि में है, यहां पर 1 डिग्री है, मंगल की 5 डिग्री है, पीड़ित करेगा। मंगल यहां पर शुभ नहीं है। मंगल द्वादश भाव का स्वामी प्रथाजनक कारक करेगा। मंगल पर राहु और गुरु का शुभ प्रभाव है, तो मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। इन दोनों के भावों के संबंध में उसको हानि हो गई, आमदनी में भी हानि हो गई और ग्रह के शुक्र और माता के पक्ष में भी हानि हो गई, और मंगल पीड़ित हो गया और मंगल के साथ अंगारक योग बन गया, सभी सुखों की हानि होगी। अब बात करते हैं बुध की। 10 को बुध भाग्य भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में अस्त हो गया, बिल्कुल बराबर की डिग्री है, कोई फायदा नहीं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अस्त हो या नीच नवास में हो या शत्रु राशि में हो, पाप ग्रह से युक्त हो, तो भाग्य के साथ खिलौना हो जाता है और जातक देखता ही रहता मेरा कब भाग्योदय होगा, कभी भाग्योदय नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष है, हमने प्रमाण देखा है। उसके लिए जब तक उपाय नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, उपाय करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं गुरु की। 10 को गुरु नीच राशि में है, मकर लगन के लिए अकारक है। गुरु तीसरे भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी, अकारक नीच राशि में है। शरीर में किसी न किसी प्रकार की दुर्बलता होगी, उसका शरीर कुछ बेडोल भी हो सकता है, परंतु जहां पर पत्नी के भाव को देख रहा है, मिठास तो कम होगी, क्योंकि वो अपना द्वादश भाव का असर नहीं छोड़ेगा। उच्च राशि को देख रहा है, वो एक अलग है, लेकिन मिठास कम होगी और पत्नी जातक से अधिक सुंदर होगी। उसमें थोड़ी सी हीन भावना की भी आ सकती है। दैनिक रोजगार उसका ठीक हो सकता है, परंतु भाई बहन का सुख उसको नहीं मिला। मानसिक तनाव से जीवन हमेशा लड़खड़ाता रहेगा, यहां पर मानसिक तनाव हो गए। और गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर होगी, सब अशुभ प्रभाव देगा, क्यों द्वितीय भाव द्वादश भाव का स्वामी है। और इसी प्रकार यहां पर भी जो हमने बता दिया, तो भाग्य भाव भी पीड़ित ही हो गया, पूरी तरह से पीड़ित और कहीं रहा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र मकर लगन के लिए प्रबल कारक है, त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, एकादश भाव में अच्छी जगह पर है। शिक्षा संतान में अच्छी होगी। और दसम भाव का स्वामी जब एकादश भाव में होता है तो ऐसे जातक की माता बहुत ही सत्कर्मा होती है, माता की छत छाया में उन्नति करता है, वो बड़ा ख्याल रखती है, सब कुछ बढ़िया होता है, आमदनी कमाता है। यहाँ पर शुक्र अच्छा, लेकिन एकादश भाव में शुक्र भी कभी कभी अपवाद पैदा कर देता है, कुछ ना कुछ अपवाद सुनने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु नवम भाव में है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, भाग्य में बाधाएं आएंगी क्योंकि तीनों ग्रह हैं। राहु चंद्र राहु का ग्रहण योग भी है, राहु मंगल का भी ग्रहण योग है। आप ऐसा मान के सोचो कि नौ भाव बिल्कुल ही धज्जियां उड़ गई, भाग्य भाव रहा ही नहीं। तो भाग्य भाव पर प्रभाव है तो लग्नेश का है, लेकिन लग्नेश स्वयं पीड़ित और यहां हो गया। लग्नेश के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, लग्नेश की भी धज्जियां उड़ गई। एक दूसरे से सब सप्तम योग बन रहा है, ये अशुभ योग है। शनि केतु यहां पर है, राहु मंगल चंद्रमा यहां पर है, ये लोग दोनों एक दूसरे को आपस में पीड़ित करने वाली बात हो रही है। कहीं नहीं भाग्य की हानि होगी, परेशानियां आएंगी, धर्म का पालन नहीं करेगा, त्रुटिपूर्ण से होगा, संघर्ष में और में उन्नति करने की कोशिश करेगा। पंचम दृष्टि यहां पर राहु 9 डिग्री लेकर के गुरु को भी पीड़ित कर रहा है और लगन को भी पीड़ित कर रहा है, अस्थिर दिमाग होगा।
राहु की 9 है, गुरु की 1 डिग्री है, 8 डिग्री का फर्क है, पीड़ित हो रहा है। जो भी है, दिमाग भी गर्म होगा, राहु भी पीड़ित हो रहा है। पराक्रमी, पराक्रमी तो कह देगा, क्योंकि सब तीसरे भाव में शनि का ही प्रभाव है, केतु का ही प्रभाव, राहु का, मंगल का हो गया। पराक्रमी साहस तो होगा, उल्टे पुल्टे कितने भी काम कर रहा हो जो शायद वो सोचेगा नहीं, तो सोचने की शक्ति राहु ने खत्म कर दी दिमाग में काम करके। लग्नेश पर भी काम कर दिया राहु ने, और लगन पर भी काम कर दिया। राहु महायावी है, राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि है। यहां पर ये कंडीशन ऐसी आई कि इनके पूर्वज नाराज हैं, इनके परिवार वालों ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, तो इस कंडीशन में ये बालक को भुगतना पड़ रहा है। बात करें केतु की, केतु तृतीय भाव में पराक्रमी तो रहेगा ही रहेगा, उसकी बात तो छोड़ दो। पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर होगा, यहां पर पत्नी के भाव को देख रहा, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर होगा, भाग्य की हानि होगी, और नौ दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव होंगे। ये मैंने आपका सभी ग्रहों का प्रभाव बताया। जातक के समस्त 7 ग्रह 5 भावों में है, 1 2 3 4 5 योग बनता है। ज्योतिष में 5 योग क्या बनता है? ऐसा होता है कि ऐसा जातक दीन होता है, बंधन से दुखी होता है, व्यर्थ बोलने वाला होता है, और उसमें अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं, तो ये अशुभ योग माना गया है। ये सब इतनी योग कहां से आए? पूर्व जन्म के कर्मों के फल से आए। पूर्व जन्म के कर्मों के जातक ऐसे रहे। अब बात करते हैं भाग्य की। यहां तो भाग्य पीड़ित है। अगर आपका भाग्य का स्वामी, जैसे मैंने बता दिया, आपके भाग्य भाव में, आपका ये भाग्य भाव है, 9 भाव, चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, इसमें अगर उच्च राशि में ग्रह है, मित्र क्षेत्रीय है, मूल त्रिकोण राशि में है, या भाग्य और या मूल त्रिकोण में है, या शुभ ग्रह है, या इसको देख रहा है, भाग्य भाव पीड़ित नहीं है, तो भाग्य उदय होगा। कैसे कैसे उदय होगा? अगर भाग्य या सूर्य नवंबर हो तो 22 वर्ष से 24 वर्ष में भाग्य उदय हो जाएगा, और चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में हो तो 24 से 25 वर्ष की स्थिति में भाग्य उदय हो जाएगा। मंगल अगर शुभ स्थिति में हो तो 28 से 32 तक भाग्य को उदय कर देगा, और बुध अगर शुभ स्थिति में हो 32 से 36 वर्ष में कर देगा। गुरु अगर शुभ स्थिति में हो 16 से लेकर के 22 तक उसको भाग्य उदय के चांस मिलेंगे, और शुक्र हो तो 25 से 28 तक, और शनि अगर भाग्य में स्थित हो या देख रहा हो, कैसे भी हो, तो 36 से 42 तक, और केतु राहु का अगर शुभ प्रभाव हो तो बाद में 42 से लेकर के 46-48 तक का भाग्य उदय होगा। तो यह उदय तब होगा जब शुभ स्थिति हो। तो भाग्य भाव हमारा बलवान होना चाहिए, भाग्य के ऊपर और दूसरे शुभ दृष्टि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुंडली की रचना में शुभ ग्रह बनते हैं। जहां पर मकर लगन की कुंडली है तो मकर लगन के लिए शनि और शुक्र और बुध शुभ माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं। तो उनमें से कुछ हो, शुभ स्थिति हो। अगर दूसरे भी हो, जैसे गुरु है या तो होगा, त्रुटिपूर्ण से देगा, लेकिन देगा। लेकिन अगर इस माफिक इस तरह से 9 भाव में चंद्र राहु मंगल का और शनि सूर्य केतु का दंगल मचेगा, तो ऐसा जातक सिर्फ इंतजार ही करता रहेगा, भाग्य उदय कभी नहीं होगा। अब बात करते हैं, आपको भाग्य उदय करने के तरीके बताते हैं। दर्शकों, भाग्य का स्वामी अस्त हुआ, सूर्य को विधिवत जल देना चाहिए। सूर्य पीड़ित हुआ शनि से, सूर्य को बलवान रखना पड़ेगा। सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य आरोग्य का देवता है, सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता का कारक है। सूर्य को विधिवत अर्घ्य देना पड़ेगा, रोजाना विधिवत अर्घ्य देना चाहिए। चंद्र राहु की ग्रहण योग की युति की शांति करानी चाहिए, मंगल राहु अंगारक योग की शांति कराना चाहिए, ये स्पष्ट काल सर्प योग, काल सर्प की शांति करानी चाहिए, और पितृदोष निवारण करना चाहिए। ये इतना सम काम करने के बाद में जातक को, क्योंकि गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, शादी करने से पहले, क्योंकि यहां पर सप्तमेश के साथ राहु है, शादी करने से पहले अर्क विवाह करना चाहिए, उसका जीवन सफल होगा। पितृदोष निवारण करे, चंद्र राहु का करे, मंगल राहु का अंगारक योग निकाले, और सूर्य को बलवान रखे। उसके साथ साथ निवारण करने के बाद भागवती रतन गले में धारण करे, शनि का, शुक्र का, बुध का यहां पर गले में धारण करे, उसके वल्ले वल्ले हो जाएंगी। कर्म उसने करना है, मैं या पंडित जी या कोई भी ज्योतिषाचार्य, वो तो आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है। इस कुंडली में काल सर्प हो गया, बहुत बड़ा पितृदोष हो गया,
और अपने पूर्वजों का जो आपके निमित्त है, अमावस्या है, श्राद्ध है, उस पक्ष में, और जो उसकी मुक्ति नहीं हुई है उसको मुक्ति जब तक नहीं दिलाओगे, जब तक आपकी कोई राह आसान नहीं हो सकती। चाहे आप कितने भी राहु के दान कर दीजिए या सूर्य के दान कर दीजिए, उस दान से मुक्ति नहीं, मुक्ति होगी तो पितृदोष निवारण नारायण बलि श्राद्ध से होगी। और दूसरा, इतना सस्ता कोई विकल्प नहीं है। नारायण बलि श्राद्ध बहुत ही सस्ता विकल्प है और आज के जमाने में हर कोई कर सकता है, उसके अलावा कोई मुक्ति नहीं हो सकती। दोस्तों, मैंने आज अभी राहु की महादशा चल रही है 30/4/2007 से लेकर 25 तक उत्तर फाल्गुन गुरु की दशा उसके बाद आएगी 2025 से 41 तक। गुरु नीच है, द्वादश भाव का स्वामी है, तो शुभ स्थिति, शुभ प्रभाव देने की कोई आशंका नहीं है। जातक को कर्म करने पड़ेंगे। गुरु नीच हुआ क्यों हुआ? हरिवंश पुराण बताता है, पूर्व जन्म में इनके अशुभ कर्मों के गुरु पाप ग्रह नीच राशि में आता है, तो कहीं ना कहीं पितरों का प्रभाव है, तो आपको उनकी मुक्ति करानी पड़ेगी। गुरु से निमित्त आपको कारक कर्म करने पड़ेंगे, सूर्य से निमित्त कारण करने पड़ेंगे। शनि पीड़ित हो रहा है, शनि से निमित्त कारण करने पड़ेंगे। कारक कर्मों की कोई सीमा नहीं है। आज सब पढ़ा लिखे हैं, पढ़े लिखे मेरे जवान हैं, पढ़े लिखे मेरे बेटा बेटी है, वो इंटरनेट से देख सकते हैं कारक कर्म कौन सा ग्रह किसके कारक। जब तक कर्म नहीं करोगे, पूजा से भी कुछ नहीं होगा। आपको कर्म तो करना पड़ेगा। अगर कुछ आए हैं तो कुछ कर्म करो और इन दोषों को यहीं छोड़ो और शुभ प्रभाव लेकर के जाओ। अगला जीवन आपका सुधर जाएगा और ये जीवन भी बाकी बचा हुआ सुधर जाएगा, नहीं तो ऐसे ही लड़खड़ाते रहोगे। दर्शकों, मैंने आज नौजवान 97 का है, 26 साल की उम्र है, क्या उम्र बीती, अभी जब काम करना है, कुंडली का विश्लेषण करके आपका भी मार्गदर्शन किया और जवान उस नवयुग का भी, पुरुष का भी किया। मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, सूक्ष्म कुंडली बना करके भी जीवन में पूरा मार्गदर्शन हो जाता है। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, हम सिर्फ मार्गदर्शन नहीं कर सकते, बस कर्म आपको करना पड़ेगा। जैसी आपकी श्रद्धा रहेगी वैसा आपको फल भगवान देंगे। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए भेजता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष चैनल से जुड़ने के लिए, जरूरत है आप अपने सवालों का वीडियो के थोड़ा समाधान करने के लिए। पूरी कुंडली का विश्लेषण मैं नहीं कर सकता हूं, आप बेशक मत लिखिए, मैं उसमें रिमार्क डाल दूंगा, संभव नहीं है। आपकी एक दो समस्याएं हैं, उसका बिल्कुल मैं तरीके से विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। जिस दर्शक ने मेरा वीडियो देखा है, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो मेरा काम का है, अच्छा है, किसी का लाभप्रद है, किसी के मार्गदर्शन करता है, तो कहूंगा लाइक करो, शेयर करो ताकि और करेगा। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब हो ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं और मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।